सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको मंजरी वर्मा का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मंजरी बेटा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक है और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और सभी का इस मंच पर। और आज सखी सहेली के जो हमारा जो पिटारा है, हाँ। उसमें हम लेकर आए हैं बुआ बालों के लिए खास तेल के बारे में। क्या बात है, मतलब जो हमारे बालों को पोषण दे और बहुत हद तक झड़ने से भी रोकेगा। जब हमारे बाल जो है पौष्टिक हो जाएंगे तो है ना, क्योंकि तेल ताकत आ जाएगी जी तो। क्योंकि तेल होते ही इसीलिए कि थोड़ा बालों को मजबूती मिले और भाई ग्रोथ भी रुके, उनके बढ़े भी। हाँ बिल्कुल। और हमारे लिए मजबूती की बात यह है कि अगर हम डर गए तो क्या होगा, और अगर डर पर हमने विजय हासिल कर ली तो क्या होगा। बिल्कुल, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। और सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे साहित्यकार उषा मित्रा जी के बारे में बात करेंगे। और बुआ, जैसे कि आज जो 1 से 7 अप्रैल तक सप्ताह चल रहा है, अंधत्व प्रतिबंधात्मक सप्ताह चल रहा है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल, सप्ताह होता ही इसीलिए कि उस पर बहुत सारी चर्चा की जाए और उससे जुड़े हुए जितने भी आयाम हैं, जितने बिंदु हैं, और उन पर एक दूसरे को जानकारी दी जाए। कुछ हमें पता है, कुछ आपको पता है, तो सब हम मिलजुल कर एक तरह से ये कहें कि जानकारी हम सबके पास सभी जानकारी होनी चाहिए इससे संबंधित। और जब मिलकर साझा करते हैं एक दूसरे को बात, तो फिर वो बहुत अच्छा हो जाता है और सबको पता चल जाता है कि इसके बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बुआ कि हमारी आंखों का जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो ये खूबसूरत दुनिया है हम इन आंखों के माध्यम से ही देख सकते हैं। और ये शरीर का ऐसा अंग है जो सब चीज़ों के बारे में हमें बारीकी से देखने की ओर प्रेरित करता है। तो 1 से 7 अप्रैल को ये सप्ताह मनाया जाता है। लोगों में इस दिन जागरूकता फैलाई जाती है कि कैसे वे अपनी आंखों का ख्याल रखें और जो समस्याएं आती हैं उनका निवारण कैसे हो, इस बारे में बात किया जाता है। जैसे कि नेत्रों की स्वच्छता के बारे में बात करना है और निःशुल्क जांच की जाए क्लिनिकों में और शिविरों में और स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा भी आज के दिन जानकारी दी जाती है। और ये हमारे जो शिक्षक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं बुआ, उनका भी ये कर्तव्य हो जाता है कि वो इस सप्ताह को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। देखो भाई, ये केवल उनका ही कर्तव्य नहीं है, हम सबका कर्तव्य है एक दूसरे को बताएं। हम हो सकता है कि किसी को थोड़ी सी कम जानकारी हो, किसी को ज्यादा हो, तो सभी एक दूसरे से साझा करें। सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता या शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब सामाजिक प्राणी हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हमारे आसपास लोगों को ये बताएं। और वैसे हमारे देश में बहुत संख्या जो है नेत्रहीन लोगों की काफ़ी है, तो जाहिर है कि हमें सजग रहना चाहिए। और हमारे यहाँ मुख्य कारण जो है वो आमतौर पर, जैसा कि हम भी मानते ही हैं कि पैसा न होने से यानी गरीबी होने से कुपोषण की भी समस्या है। तो जाहिर है कि मोतियाबिंद तो खैर बढ़ती उम्र के साथ होता है, ट्रकोमा है, ग्लूकोमा है, ये सारी चीज़ें भी होती है। कभी कभी जानकारी का अभाव होने की वजह से चीज़ें बढ़ती जाती हैं और इस हद तक बिगड़ जाती हैं कि हम वापस नहीं लौट पाते, यानी कि उसको ठीक नहीं कर पाते। तो जाहिर है कि बच्चों में, जैसे कि कुपोषण की बात हम कर रहे हैं, तो बच्चों में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो इसके बारे में जन जागरण अभियान जैसे चलाया जाता है। हम भी अपने आसपास देख सकते हैं कि किसको इस बात की जानकारी नहीं है, उसे बताएं। और वैसे तो सरकार जो है इस तरीके के आयोजन करती रहती है। इस सप्ताह में खास तौर से ज्यादा करते हैं, जैसे मुफ्त चश्मा वितरण किया जाता है, जांच केंद्र में जांच की जाती है मुफ्त में, नेत्र के देखभाल की जानकारी दी जाती है। इसके संबंधित जितने भी बातें होती हैं उन पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं ताकि लोगों को पता चले। बिल्कुल। और भारत में नेत्रहीनता की रोकथाम के लिए सप्ताह में का आयोजन नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस इंडिया द्वारा राज्य और स्थानीय शाखाओं के सहयोग से किया जाता है। वैसे तो हम सभी को जागरूक रहना ही चाहिए और बच्चे से लेकर बड़ों तक यदि किसी को भी आप देखते हैं कि नेत्र की समस्या आती है तो तुरंत उसका उपचार करना चाहिए। और बुआ, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे क्लास में पढ़ने गए, उन्हें ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो अगर वो घर में एक बार भी अपने माता पिता से ये बात कहते हैं तो उन्हें जागरूक हो जाना चाहिए, तुरंत उसको दिखा के इलाज कराना चाहिए। चिकित्सक से मिलना तो चाहिए ही, हो सकता है किसी और कारण से हो, लेकिन अक्सर हम ये मान लेते हैं कि बच्चा जो है पढ़ाई से जी चुरा रहा है इसलिए ऐसा कह रहा है। बिल्कुल, उसको डांटने लग जाते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो ध्यान से, पढ़ने का मन नहीं है इसलिए तुम ये बहाने बना रहे हो, तो ऐसा ना करें।
और नेत्रों का जो ध्यान रखना है उसमें क्या है कि आपको समय पर सोना चाहिए और सही रोशनी में पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। और आप स्वच्छता की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं, कम से कम 10 बार तो अपनी आंखों को सुबह उठकर धोना ही चाहिए। और कहीं बाहर से भी आते हैं तो भी अपनी आंखों को धोना चाहिए, क्योंकि धूल के जो कण होते हैं वो आंखों में चले जाते हैं। और जब बुआ इसके साथ साथ जो बच्चे खेल के आते हैं, हम बड़े भी कहीं बाहर से आ रहे हैं तो तुरंत अपने हाथ को धो लें, क्योंकि खेलने के समय धूल भी बच्चों के जाती है तो वो आंख में लग सकती है। तो इस तरह की छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना है और बच्चों सभी को समझाना भी है। आजकल खासतौर से हम मोबाइल या कंप्यूटर पर काम करते हैं तो जो रेज आती हैं, जो किरणें आती हैं हानिकारक, उनसे बचाव के लिए बीच बीच में आंखों का व्यायाम भी करें। वैसे बड़ी खुशी की बात यह है कि विश्व का पहला एटलस बनाया गया है। कोलकाता के नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल के प्रयास के बाद एक एटलस बनाया है, जिसमें ये जो हमारे साथी जिनकी नेत्र नहीं है, जो देख नहीं पाते, उनके लिए है। इसमें नक्शे की बाहरी रेखाएं उभरी रहती हैं और कागज पर सिल्क स्क्रीन प्रिंट का इस्तेमाल करके बनाया गया है ताकि लोग उसे महसूस करें, और नेत्रहीन लोग, और इसे ब्रेल एटलस कहा जाता है। तो ये बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की। तो ये चीज़ें तो बनती रहती हैं, ब्रेल लिपि की वजह से हमारे नेत्रहीन साथी जो हैं वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ये हो ही ना, इस बारे में हम सजग हों। और इसके संग संग ये जो सप्ताह है, इस समय हम नेत्रदान का अभियान भी चला सकते हैं। इस बारे में भी जन जागरण कार्यक्रम किए जा सकते हैं, एक दूसरे को कहा जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है, समझाया जा सकता है कि भाई ये नेक काम करिए। और बुआ इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि अब मतलब खान पान के बारे में भी ध्यान रखना है। तो जो विटामिन ए जिन चीज़ों से मिलता है, खाद्य पदार्थों से, उनको भी अपने आहार में शामिल करें। बिल्कुल, है ना। तो बुआ हम लोग बात कर रहे थे ना कि उसके बारे में, सप्ताह के बारे में, तो उस पर एक संदेश आया है कि लिखते हैं कि अंधता निवारण सप्ताह 1 से 7 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान स्कूल परिसरों में भी अंधता निवारण हेतु तरह तरह के पर्चे, पंफलेट और पोस्टर प्रदर्शित किए जाते हैं। अंधेपन की रोकथाम पर सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान के दौरान भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करती है, जिसमें मुफ्त शैक्षिक सामग्री, आंखों की बीमारियों का ज्ञान और मुफ्त आंखों की जांच, मोतियाबिंद का पता लगाने सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रदान की जाती है। जन्मजात नेत्र रोगों के लिए निवारक उपाय प्रदान करने के लिए प्रत्यारोपण के लिए कार्निया दान का भी आयोजन किया जाता है। यानी कि सब तरह से जरूरत यही है कि हम जानकारी रखें ताकि कोई भी समस्या आने से पहले, या अगर समस्या आ भी गई है तो उसका निवारण समय से हो सके। बिल्कुल। और हम जो है हमारी जो सखी विशेष है साहित्यकार उषा देवी मित्रा, तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि साहित्यकार उषा देवी मित्रा बांग्ला और हिंदी की साहित्यकार थी। आपका जन्म सन 1897 में जबलपुर के बंगाली परिवार में हुआ था। पिता श्री हरिश्चंद्र दत्त सुप्रसिद्ध वकील थे और पिता हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा के प्रकांड विद्वान थे। इसके साथ ही कुशल शिकारी और शिकार साहित्य के प्रणेता होने के साथ उनकी एक और खूबी रही कि उन्हें संगीत से भी बड़ा प्रेम था। और उषा देवी की माँ जो थी सरोजनी दत्त धार्मिक विचार की स्नेहिल महिला थी, और उषा जी की जो दादी थी विनोदनी देवी बांग्ला की सुप्रसिद्ध लेखिका थी। यानी पूरे परिवार में सारी कला ज्ञान की धारा बहती थी। भला बेटी में ऐसे गुण कैसे ना आते। हालांकि उस समय उनके परिवार में भी स्त्री शिक्षा का चलन नहीं था, बाल विवाह भी प्रचलित था। रूढ़िवादी परिवार में रहते हुए भी पिताजी ने उषा देवी जी की शिक्षा और दीक्षा पूरी तरह से दिलवाई। और फिर जब विवाह हुआ तो जाहिर है कम उम्र में हुआ, उस समय प्रचलन यही था। क्षितिज चंद्र मित्रा के साथ उनका विवाह हुआ और वो इंजीनियर थे। उच्च शिक्षा के लिए पति विदेश गए तो वो भी गईं, और पहली संतान हिना का जन्म वहीं हुआ। और जब हुआ तो कई वर्षों बाद वे वापस आए तो फिर लखनऊ में बस गए। एक पुत्र जन्मा, वो बच न सका। इधर परिवार में बहन भाई और अन्य लोगों के न रहने पर यानी देहांत होता चला गया कुछ इस तरीके से, और वो दुख उनके ऊपर आते ही रहे। और इसी बीच 1919 में उनके पति का भी देहांत हो गया और उस वक्त वो गर्भवती थी। उनको पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम उन्होंने बुलबुल रखा। वो इतना अपनों के खो जाने से व्यथित थी कि वापस जीने के लिए उन्होंने फिर से पठन पाठन का ही दामन थाम लिया और फिर लेखन की ओर भी उन्होंने रुख किया। और इस समय वे कोलकाता में रहने लगी थी। कुछ समय शांति निकेतन में उन्होंने व्यतीत किया और वहाँ संस्कृत भाषा पर गहन अध्ययन किया। और इसके साथ ही फिर छुप छुप
कर कहानियाँ, उपन्यास लिखने लगी। और एक दिन कवि गुरु और सत्येंद्र नाथ जी ने उनकी कहानी दीक्षिता और उपन्यास सम्मोहिता पढ़ी। वे बड़े प्रभावित हुए। उनकी कृतियां प्रवासी, भारतवर्ष, वसुमती, पंचपुष्प मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। शुरू में उषा मित्रा बंगला भाषा में लिखती थी। सन 1932 में हिंदी साहित्य में कदम रखा। हंस में उनकी पहली हिंदी कहानी मातृत्व प्रकाशित हुई। अब इस रचना पर कथा सम्राट प्रेमचंद जी का ध्यान गया और उन्होंने मुक्त कंठ से उषा जी की प्रशंसा करते हुए कहा, उन्हें एक पत्र लिखा कि तुम्हारी कहानी पढ़कर चित्त प्रसन्न हो गया। मैं नहीं समझता था कि तुम इतनी सुंदर गद्य लिख सकोगी। ऐसी 10 कहानियां भी तुम लिख दो तो हिंदी गद्य लेखकों में तुम्हारा नाम सर्वोच्च हो जाएगा। इस खत से उनको इतना प्रोत्साहन मिला कि उषा जी प्रसन्न हो गई। अब तो उन्होंने लगातार लिखना जारी रखा। लेकिन एक बात है कि उन्होंने अपने आप को आत्मप्रचार से दूर रखा और उषा मित्रा जी किसी वाद की प्रत्यक्ष समर्थक तो नहीं रही। उनकी रचनाओं में अकेलापन, जीवन के मधुर एवं कटु अनुभव, सुधार की प्रत्याशा और की ध्वनि जो है मुखरित होती थी। कथा लेखन की उनकी सशक्त शैली के कारण हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा संध्या पूर्वी के लिए उन्हें सिक्सरिया पुरस्कार भी मिला। उन्होंने उपन्यास कहानियां लिखी। उपन्यास में कृतियां हैं उनकी वचन का मोल, पिया, जीवन की मुस्कान, पथचारी, सोहनी, नष्ट नीड़ और सम्मोहिता। और कहानी संग्रह है उनकी रात की रानी, नीम चमेली, महावर, आंधी के छंद, संध्या पूर्वी, मेघमलार, रागिनी। और 19 सितंबर सन 1966 को इस विदुषी साहित्यकार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और उनकी एक कहानी है प्यासी हूँ, तो बुआ उसका कुछ अंश भी हम लोग पढ़ सकते हैं। कोई 12 बज चुके थे। दुनिया के पर्दे से स्वप्न की रानी झांक रही थी। विजेता की भांति उसके नूपुर के मिलन गीत से पृथ्वी मूर्छित सी होती जा रही थी। वकील केशव के उस बड़े मकान के सभी कमरों की बत्तियां बुझ चुकी थीं। केवल सहाना का कमरा तब भी बिजली शिखा से उज्जवल हो रहा था। मखमल के काउच पर कुत्ते के बच्चे को लिए वो बैठी थी। पलंग के सफेद रेशम के बिस्तर को किसी ने छुआ तक नहीं था। गुलदस्तों के फूलों की मीठी सुगंध से कमरे की हवा व्याकुल हो रही थी। गुलाब जल से बसे पान के बीड़े अनादर से रकाबी पर ही सूख रहे थे। दीवार पर के ऑयल पेंटिंग चित्रों के नीचे की दीप शिखाएं उस गहरी रात में कुछ म्लान सी हो रही थीं। शायद नींद से उनकी आंखें भी अलसा रही हों, किंतु उसकी पलकों में नींद की एक हल्की सी छाया भी न थी। वह उस बच्चे को सुला रही थी परम आदर के साथ। कभी उसे आदर, प्यार, सुहाग से बेचैन कर देती तो कभी उसे हृदय से लगाती, मुंह चूमने लगती। वह भूल बैठी थी पति के अस्तित्व को, जो कि कुछ ही दूर आराम कुर्सी पर अध लेटे हुए नारी हृदय की ममता की प्यास को, मातृत्व की बुभुक्षा को अपलक नेत्रों से देख रहा था। उसकी दृष्टि जीवंत विस्मय से विमूढ़ हो रही थी। मुकदमे के कागज वैसे ही इधर उधर पड़े थे। उस ओर ध्यान देने योग्य उस समय उनके मन की स्थिति नहीं थी। तो भाई ये इस तरीके से एक चित्रण कर देना कि हाँ पूरे कमरे का पता चल जाए कि क्या कैसा है, ये इनकी लेखनी की जो है शैली थी और खूबी थी। तो साहित्यकार कभी नहीं होता, उसकी जो रचनाएं होती हैं हमारे साथ रहती हैं जी, है ना। बिल्कुल। और इस तरह से बड़ी अच्छी अच्छी लगती हैं जब कहानियां हम किसी साहित्यकार की पढ़ते हैं तो लगता है बस पढ़ते ही जाओ पढ़ते ही जाओ। तो बुआ देखिए उन्होंने बड़ा प्यारा सा ये गीत सुना, बिल्कुल, जो हमें गांव की महक की तरफ ले गया। जी हाँ। तो बुआ अब हम लोग बात करेंगे बालों के लिए खास तेल हम कैसे बनाएं, क्योंकि बालों के लिए देखभाल जो बहुत ज़रूरी होती है। लंबे बाल या जैसे भी बाल हैं जिसके भी, तो उनके रख रखाव के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो एक तेल है कि आप मेथी दाना जो है इसमें लेना है आपको 2 बड़े चम्मच लेकर के रात भर पानी में आपको इसको थोड़े से पानी में भिगो देना है। और सुबह मेथी का दाना और लहसुन एक पूरी आड़ी उसकी लेनी है और इन लोग को लहसुन को छील लेना है और दोनों को मिला करके आपको इसको पेस्ट बना लेना है। इसका पेस्ट बना लेना है और सरसों का तेल जो होगा वो आपको करीब 1.5 या 3 चम्मच लेकर के आपको इसको गर्म करना है और उस गर्म तेल में फिर बाद में इस पेस्ट को मिला देना है। अच्छा। और अब इसे सिर की त्वचा पर लगाना है और करीब 1 घंटे तक इसको रखना होगा। फिर आप इसको पानी से धो सकते हैं और इसका उपयोग जो है हफ्ते में 1 बार आप करें। अवश्य करें जी।
तो इसको जब धोना होगा बाद में तो फिर जाहिर है कि शैम्पू तो लगाएंगे ही ना। उस दिन शैम्पू आप लगा सकते हैं जी। और फिर उसके बाद आप सुखा लीजिए, लेकिन बालों को कहते हैं कि बहुत ज्यादा रगड़ करके नहीं पोंछना चाहिए, हल्के हाथ से पोंछना चाहिए तौलिया से। और ड्रायर ज्यादा कुछ लोग ड्रायर से सुखाने लग जाते हैं, तो वो भी नहीं सुखाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, और इस तेल से कहते हैं कि बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी बढ़त अच्छी होती है। तो हमारे साथी ने लिखा है, हम लोग हर वर्ष बालों के लिए तेल घर पर ही बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी का नारियल का तेल लेकर उसमें किसा हुआ आंवला, हलीम, ये लिख रहे हैं, इसे चंसूर के बीज भी कहते हैं जिसे, और मीठी नीम की पत्तियां, पिसा मेथी दाना डालकर धीमी आंच पर लोहे की कढ़ाई पर पकाएं, जलना नहीं चाहिए। और जब अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें थोड़े से गुड़हल के फूल डाल दें और 1 दिन तक इसी कढ़ाई में इसको रहने दें। दूसरे दिन इसको छान लें और फिर कांच की बोतल में भर लें। बहुत ही बढ़िया तेल तैयार होगा और इसमें बालों से जो है मतलब लगाएं आप तो झड़ना कम हो जाएगा और रूसी में भी इससे फायदा होगा। बहुत अच्छी सी जानकारी है। और वो इसी तरह जो गुड़हल का फूल होता है तो उसको भी लेकर पानी से पहले से अच्छे से धो लीजिए, फिर धूप में उसको सुखा दीजिए। और इसको अब आधा कटोरी नारियल का तेल गर्म करना है। जब उसके आपके फूल सूख जाएंगे तो इसकी जो गुड़हल की सिर्फ पंखुड़ियों का इस्तेमाल करना है। जो उसका हरा भाग होता है पीछे का, वो सब हटा देना है। वो हटा देना है और धीमी आंच पर आपको इसको गर्म करना है, नारियल का तेल और गुड़हल की सूखी पंखुड़ियों को। और ठंडा करके बाद में इसको आप बोतल में भर लीजिए और 1 दिन छोड़ करके आप इससे सिर की त्वचा की मालिश करते हुए लगाएं। और बस वही जैसे कि अब कुछ देर आपको रखना है और उसके बाद इसको आपको धो देना है शैम्पू से। तो मतलब ये आप थोड़ी देर भी रख सकते हैं, इसको रात में भी, पूरे रात में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको इसको रखने में। यानी कि अगर आपने शाम अगर शाम को आपने लगाया है और कहीं नहीं जाना है आपको तो आप इसे रात भर भी रख सकते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है, दवा की तरह नहीं है कि उसको तुरंत आपको 3-4 घंटे में छुड़ाना ही है। तो इस तरह से आप उसे रख सकते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से दूसरे दिन बाल को धो सकते हैं। तो भाई देखो, ऐसा है कि हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि हमें भी इंतजार है खास तेल का, गौर से सुन रहे हैं। अच्छा। आप सब शिक्षकों को, क्योंकि मेरी उम्र 34 साल है लेकिन बहुत से बाल सफेद हो रहे हैं, जबकि हम कोई चिंता फिक्र भी नहीं करते क्योंकि हम आपके जो श्रोता ठहरे। अच्छा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये अच्छी बात बताई कि श्रोता हैं इसलिए आप निश्चिंत रहते हैं। लेकिन बालों का झड़ना जो होता है सिर्फ चिंता से नहीं होता है, कुछ तो हमारे परिवार की भी हेरिडिटी चीजें मिलती हैं हमको, पैतृक संपत्तियां जैसे मिलती हैं वैसे ये भी मिलता है। और कहीं कहीं धूप और जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, इसकी वजह से भी होते हैं जी। तो सिर्फ ऐसा नहीं है। हाँ, और इसके साथ साथ कभी कभी पोषण का जो खान पान है उसमें भी थोड़ा आगे पीछे आप देख लीजिए, बिल्कुल, कि जो फायदा करता है वो ही ले। और जो जैतून का तेल की बात कर रहे हैं कि जैतून का तेल जो है वो 2 चम्मच आपको लेना है और उसमें आधा चम्मच कलौंजी डालकर इसको पका लेना है। कलौंजी यानी कि उसको बहुत सारी जगह पर क्या बोलते हैं, और भी तो बोलते हैं ना। हाँ, कलौंजी तो मुझे मंगरेल भी बोलते हैं। हाँ, काले रंग का होता है जी। और इन दोनों को आपको मतलब 2 चम्मच, इसलिए कि अभी आपने लगाया और खत्म हो गया। आप इसको ज्यादा भी बना करके रख सकते हैं बोतल में करके। तो इसको आपको पका लेना है और जब ठंडा हो जाए तो आप इसको लगाना है बालों में। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बाद में धो लीजिए, और अगर समय है तो आप कुछ समय बाद धो लीजिए। यानी कम से कम आधे घंटे तो आप लगा के रखें। आधे घंटे तो लगा के रखें, अच्छे से मालिश करते हुए, उंगलियों के पोर से मालिश करते हुए लगाएं। और जैतून के तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो स्कैल्प की गंदगी और रूसी को दूर करते हैं। तो इस तरह के तेल को बनाकर हम रख भी सकते हैं और चाहे तो आप थोड़ी मात्रा में बनाएं और लगा सकते हैं। हमारे साथी लिख रहे हैं कि विषय आज अच्छा है। दूसरा, पहले विषय की इन्होंने बात की है, दूसरा लिख रहे हैं कि बालों के मामले में क्या कहें, सर पर विशेष चंद्राकार सजा है और अच्छे बालों की तो सिर्फ तमन्ना ही रही। अब कुछ उपाय आप बता देने वाले हैं तो जरूर मानसिक शांति मिलने वाली है। तो भाई इनको भरोसा तो तब भी नहीं है कि बाल उगेंगे लेकिन हाँ, जो है वो बच तो सकते हैं ना। बिल्कुल बच सकते हैं। तो क्या बताने जा रही हो? तो हम बताने जा रहे हैं बुआ कि नारियल का तेल आपको यहाँ पर 1 कटोरी लेना है और 1 छोटा प्याज काट के उसमें आपको डाल देना है। और इसे आप अच्छे से पका लीजिए। और जब ये पक जाएगा, उसमें प्याज जलने लगेगा, तो उसके बाद उसको आंच बंद करके ठंडा करिए और इसको आप सिर की त्वचा पर धीरे धीरे आप लगाइए। और इसको जो है वो हफ्ते में 1 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, करिए, मतलब 1 ही बार कीजिए। फिर इसको आप जिस दिन लगाएंगे उस दिन थोड़ी देर बाद आप धो सकते हैं। देखो भाई, धोना तो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो धोइए, नहीं तो तेल लगा रहने दीजिए। अब चूंकि आजकल बड़ी जो है ना परंपरा जो चल गई है कि कहीं भी जाते ही नहीं है, बड़ा मतलब तेल लगा करके जाते नहीं, बड़ा असमंजस की स्थिति हो जाती है, हर आदमी को बड़ी शर्मिंदगी लगती है। तो भाई ऐसा नहीं है, आप लगा कर भी जा सकते हैं। हमारे साथी लिख रहे हैं कि नारियल तेल
घर में बनाएं और मेथी कपूर डाल के रखें और रोजाना उपयोग करें। बाल झड़ना और रुपए के लिए इन्होंने लिखा है, पता नहीं क्या रामबाण है। तो और वो ऐसे ही करी पत्ते का भी हम तेल बना सकते हैं। नारियल में कुछ करी पत्ते आप डाल के पका के उसको भी छान करके आप बालों में लगा सकते हैं। और इसी तरह एक एलोवेरा का जो जेल होता है उसको भी आप नारियल के तेल में पका करके लगा सकते हैं, हमारे साथ। हाँ, गुड़हल के फूल की तो तासीर सभी जानते हैं, जबा कुसुम इसको भी कहते हैं, इस फूल को बहुत सारी जगहों पर। बालों के लिए उपयुक्त तेल हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। गुड़हल के थोड़े पत्ते लें, 8-10 कलियां लें, 5-6 फूल लें और खोबरे के तेल में अगर तिल का तेल भी मिक्स कर सकते हैं। ये सब मिलाकर 2 दिन रखें, बाद में धीमी आंच पर पकाएं जब तक पत्ते फूल कली काले न पड़ जाएं, तब तक आप उसे पकाएं। फिर ठंडा होने के बाद अच्छी बोतल में भर के इस्तेमाल करें। बालों का झड़ना कम होने के साथ ये लिख रही हैं कि बाल काले भी बनते हैं। और बालों के लिए तो खूब कस के चोटी वोटी की जाए, जिसके मतलब महिलाएं हैं तो बाल की चोटी करके रखें बालों को, तो कहते हैं। तो इस मामले में हमारे भाई लोग क्या करेंगे फिर? भाई लोग उनकी भी चोटी कर दी जाए। उनकी चोटी नहीं होगी, उनकी भी चोटी कर दी जाए, अच्छे से चंपी करके खूब मालिश करवा के रखें। तो इसीलिए तो हमारे श्रोता बंधु परेशान है ना, इसीलिए तो उनके बाल झड़ रहे हैं ज्यादा। हाँ, ये बड़ा गलत होता है कि बाल बहुत क्यों झड़ते हैं। ऐसा कभी कभी मन में आता है कि बालों को झड़ना नहीं चाहिए भाई। तो लेकिन बहुत ज्यादा सेवा की जाती है, इसीलिए शायद चले जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है। कुछ लोग बहुत सेवा करते हैं तो जाते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, मस्त रहते हैं, तो उनके बाल अपने आप बढ़ते रहते हैं। डर के आगे जीत है, यानी कि जो हम काम करने चलते हैं तो पहले तो उसके बारे में हमें डर लगता है, यानी एक रुकावट हो जाती मन के अंदर। लेकिन उसी के साथ साथ एक आशा की किरण भी साथ में चलती है कि हाँ, हमने अगर उस डर पर विजय पा ली तो जीत मिलना फिर क्या होता है, तय हो जाता है। कोई भी छोटा या बड़ा काम करना चलते हैं तो मन में ख्याल आता है कि ये काम हमारा पूरा होगा भी या नहीं होगा, और ऐसी मन में दुविधा उठने लग जाती है। और अगर हम हिम्मत हार के बैठ जाएं तो वो जो डर है ना, वो हावी हो जाता है हम पर। हाँ, लेकिन ये काम, ये बात जो है, ये भावना जो है वो सब में आई है, जरूरी नहीं है। कुछ लोग बिना किसी डर के आगे बढ़ते हैं और बहुत मुश्किल काम भी होता है तो भी बाकी लोग डर रहे होते हैं, 90% लोग, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें डरने की क्या जरूरत है, हमें सफलता मिलेगी या बहुत होगा तो असफलता मिलेगी, बस बाकी तो कुछ नहीं जाएगा हाथ में। तो अगर ये सोच के लोग आगे बढ़ते हैं तो जाहिर है कि उन्हें डर लगता ही नहीं है। कहीं ना कहीं डर जो है वो हमारे आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। वैसे हमारे एक साथी लिखकर भेज रहे हैं कि जब स्कूल में बच्चा पहली बार जाता है तो डरता है, जो व्यक्ति पहली बार कार्यस्थल पर जाता है तो, जब पहली बार डॉक्टर के पास जाता है तो, और जब दुल्हन पहली बार अपने ससुराल जाती है तो, इन सभी डर के आगे जीत है। तो ये तो नहीं कह सकते कि हर बार जीत मिलती है, लेकिन हाँ, डर तो हो ही जाता है। हाँ, कुछ को लगता है, कुछ को नहीं लगता है डर, क्योंकि अगर हम कोई भी भविष्य की जो भी, जिसको कहते हैं ना कि अप्रत्याशित संभावनाएं जो हैं, जो हमें नहीं मालूम कि क्या होगा, हम स्कूल जाएंगे तो क्या होगा, हम अगर विवाह करके कहीं जाएंगे तो क्या होगा, तो अगर आप इसके लिए छोड़ देंगे तो डर आपको नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो जीत आपकी निश्चित है। बिल्कुल। और फिर हम जो काम करना चाहते हैं उसमें भी एक रुकावट सी आ जाती है, यूं कह लें कि काम करने का दिल नहीं करता है फिर डर के मारे। और जो डर है वो जीवन का एक हिस्सा ही है, जैसे हार और जीत संग संग चलते हैं, है ना। और इसी तरह डर और जीत भी चलते हैं संग संग में। बिल्कुल। कभी ऐसा होता है कि हम डर यानी भय के कारण कुछ अच्छा करने लग जाते हैं। एक डर भी होता है लेकिन उस डर के कारण ही हम अच्छा करने लग जाते हैं। और जैसे हमें कोई काम करने को दिया गया, उसमें हम अपना 100% देते हैं। एक डर का भाव मन में पैदा हो जाता है और हम दिए गए काम में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। बिल्कुल। तभी जो परिणाम मिलते हैं वो जीत के जैसा अनुभव करा देते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि स्कूल में निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने की बात हो या किसी साक्षात्कार के लिए जाना हो, परीक्षा देनी हो, तो डर लगता ही लगता है। और वहीं जब हम देकर आते हैं तब हमारे अंदर से वो डर निकल जाता है। बिल्कुल। वैसे ही जैसे कहा ना तुमने, वैसे हमारी साथी लिखकर भेज रहे हैं कि डर और भय थोड़ा होना भी चाहिए। डर भय से जिंदगी में अनुशासन आता है। गार्जियन, टीचर, बॉस, समाज, परिवार में बहुत सारे गलत कामों के लिए ये डर जो है, भय रोकते हैं, पर इसकी भी सीमा होनी चाहिए। किसी को अधिक भयभीत करना तानाशाही हो जाता है और बच्चे को भी हर बात में नहीं डराना चाहिए। जी बिल्कुल। और वहीं कुछ लोग डर के कारण कुछ अच्छा कर भी नहीं पाते, निर्णय लेने की कमी आ जाती है उनके अंदर, इतना डर जाते हैं और अपना हुनर भी वो नहीं दिखा पाते उसी कारण से। और अक्सर हम पहले यही सोचते हैं कि फला काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यदि नहीं कर सके तो फिर क्या होगा, सब लोग मजाक बनाएंगे। और
ऐसी ही सोच और ऐसी जो विचारधारा है वो हमारे आत्मविश्वास में कमी ला देती है, और हमें अपने आत्मविश्वास को ऐसी स्थिति में बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए, है ना। जैसे आपने भी कहा था कि आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन जैसे कि जीवन में सब चीज़ आसानी से मिल जाए, कठिनाइयों का पता नहीं चलता, वैसे ही डर का एहसास नहीं होगा तो जीत के एहसास का कैसे पता चलेगा। तो अगर मन से डर निकल गया तो तभी हम कुछ नया कर सकेंगे। हमें मुश्किलों से डरना नहीं बल्कि उसका निडरता से सामना करना चाहिए। जैसे खेल में खिलाड़ी को डर लगता है कि उसकी जीत होगी या हार, लेकिन वो हार के डर से अगर बैठ गया तो और खेलने गया ही नहीं तो उसे जीत के बारे में कैसे पता चलेगा। अच्छा यही है कि अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखकर खेलना शुरू कर दें। डर या जीत की चिंता न करें तो परिणाम भी सकारात्मक मिलेगा। और इसी के साथ साथ जब हम जीत जाते हैं तो उस समय के बारे में सोचें कि जब डर लग रहा था और मैं कुछ नहीं करता तो क्या आज मैं जीत ये हमें मिल सकती थी। जीतने की पर सारी दुनिया प्रशंसा करती है, हारने पर आलोचना करती है, लेकिन डर गए तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और सबसे बढ़िया मूल मंत्र है बुआ कि किसी काम से या कहीं जाने से डर लगता है तो ठान ले कि अब कुछ भी हो जाए हम वही काम करेंगे जिसमें डर लग रहा है। देखे तो डर कितनी देर तक टिकता है। जैसे कि पर्वतारोही लोग होते हैं, वो ठान लेते हैं कि हम इस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ेंगे, लेकिन अगर वो नीचे से ही उसकी ऊंचाई देखकर डर गए तो फिर वो चढ़ नहीं सकते हैं, उनकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। तो फिर वो जब ठान लेते हैं तो फिर वो उनको फतेह मिल ही जाती है। जी हाँ। तो और हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि ये भी लिख रहे हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए अपनाना चाहिए। डर हमारी मनोवृत्ति को नकारात्मक बनाता है जो हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है। अधिकतर लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ डर से जूझते हुए रहते ही हैं जो उन्हें अपनी सफलता से दूर रखते हैं, लेकिन असफलता से डरना सही नहीं है। ये सिर्फ एक तरीका है और अपनी सफलता से दूर रहने का। सफलता के लिए हमें अपने डरों से लड़ना होगा, हमें अपने डरों का सामना करना चाहिए, पार करना चाहिए। उसके लिए हमें जोश, उत्साह और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। हमें इन भावनाओं को अपने अंदर पैदा करना चाहिए ताकि हम अपने डरों के सामने टिके रह सकें। और यदि हम अपने डर से नहीं लड़ेंगे तो हम हमेशा कुछ न कुछ खोएंगे ही। जीवन के लिए जीतना जरूरी है और ये जीत उन लोगों के लिए है जो अपने डर के सामने खड़े हों। तो बुआ एक संदेश है, कई सारे संदेश में से हमारे पास एक संदेश हमें दिख रहा है कि डर के आगे जीत है। अर्ज किया है डर मुझे भी लगा मेरे हालात देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। क्या बात है। और इसी के साथ लिखते हैं और भी संदेश में कि डर के आगे जीत है तो हम सभी सुनते हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि डर तो जीवन का एक हिस्सा है। कुछ लोग डर की वजह से अपना सबसे अच्छा कर जाते हैं तो कुछ लोग इसी डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाते। डर किसी व्यक्ति पर जब हावी होता है तो वो चाह कर भी कोई निर्णय नहीं ले पाता। किसी इंटरव्यू को देने जाना हो तो, किसी एग्जाम को देने की बात हो तो, कुछ नया करने का अवसर हो तो, कुछ को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन जब मन में डर हावी हो जाए तो क्या होगा। बस यही आपका डर आपके जीवन में मिले अवसर का लाभ नहीं उठाने देता है। बिल्कुल, ये बात तो है, यानी कि हमारी कमजोरी है, हमारे व्यक्तित्व की कमजोरी बन जाता है। हाँ, और इसके साथ एक और संदेश है, लिखते हैं कि डर जीवन का हिस्सा है और ये हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन कभी कभी हम डर को अपनी आदत बना लेते हैं और डर इतना हावी हो जाता है कि हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। डर का सबसे बड़ा कारण आत्मविश्वास की कमी होता है, या फिर डर तब लगता है जब हम कोई नई चीज करते हैं। जब हम अपने आरामदेह दायरे से बाहर कोई कार्य करते हैं तो हमें डर लगता है। ये बात तो है जी। और जैसे कुछ नया हम करते हैं तो हमें डर लगता है, जैसे हमें गाड़ी चलाना सीखना हो या कुछ भी समझना हो, कोई तकनीक नई सीखनी हो, तो पहले तो डर लगना स्वाभाविक है क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं होता है। और जब हम बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, हर दिन सीखते जाते हैं, फिर डर निकल जाता है और फिर जाहिर है कि अगर आत्मविश्वास है तो फिर डर कभी हावी नहीं हो सकता। बिल्कुल, और गलतियां भी सबसे होती हैं, इन्हीं की वजह से हम सीखते हैं। गलतियों से डर गए तो हिम्मत खो के बैठ गए तो भला आगे हम कुछ नहीं कर सकते। और एक बच्चा भी है, वो चलकर गिरना सीखता है। हाँ। जब चलता है तो गिरता है, फिर चलता है आगे। तो छोटे छोटे प्रयासों से हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे छोटे क्लास की पढ़ाई पहले कठिन लगती है, लेकिन वही विषय बाद में पढ़ते पढ़ते समझ में आने लग जाते हैं। यानी कि एक एक क्लास हम पढ़ते जाते हैं और विषय भी समझ में आने लग जाता है और पढ़ाई का डर भी निकल जाता है। ऐसे कई से उदाहरण होते हैं, जैसे कि वाद्य यंत्र सीखना है या कोई आपको डांस सीखना है, चित्रकारी करनी है, तो उसमें भी डर लगता है कि पता नहीं इसमें हमारे समझ में आएगा नहीं आएगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो डर जब हावी हो जाता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
तो इसके साथ ही जीत की जब हम अगर सीख लेते हैं तो हमें प्रसन्नता भी होती है, हम खुश भी हो जाते हैं। तो इसी तरह ऐसे होता है कि जो एक फौजी होता है, अगर वो युद्ध से डर कर बैठ गया तो वो देश की रक्षा क्या कर पाएगा, है ना। यानी कि कोई भी कर्तव्य हमारा अगर है तो जाहिर है कि उसके लिए मजबूत इरादा होना बहुत ज़रूरी है, उस पर डटे रहना बहुत ज़रूरी है, जाहिर है कि अनुशासन बहुत ज़रूरी है। फिर हार से जो भय है उससे पर हमें विजय पानी होगी, यानी कि हार के डर से हमें बैठना नहीं होगा। या जैसे कि हर चीज़ में होता है ना कि अगर आप कोई खेल खेल रहे हैं तो या तो आप हारेंगे या जीतेंगे, तो किसी ना किसी को तो हार का मुंह देखना ही है। तो हार से इतनी नफरत क्यों? तो यानी कि उसको भी गले लगाना चाहिए और उसका भी स्वागत करना चाहिए। तो जाहिर है कि फिर आपका डर जो है वो अपने आप कम हो जाएगा, यानी कि आप डर पर काबू पा लेंगे। और फिर जाहिर है कि यही सोचना चाहिए कि परिणाम कुछ भी हो, हम अपना सर्वोच्च दें, सर्वश्रेष्ठ दें, जो होना है वो होगा। तो जाहिर है कि इससे जो है हमारा अंदर का साहस बना रहेगा, फिर तो जाहिर है कि परिणाम भी अच्छा होगा। लेकिन फिर परिणाम की चिंता हम करें ही क्यों? और इसके साथ साथ बहुत सारे भय जो होते हैं वो ये भी होते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हम हार गए तो, या हम कहीं फेल हो गए तो ये सारी चीज़ें जो है, नकारात्मक विचार जो हैं उनको अगर हम कहीं पीछे रख देंगे तो फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। और जैसे कि लहरों के डर से कहते हैं ना कि नौका पार नहीं होती, तो मंजिल पाने के लिए अपने हौसलों को हमेशा बढ़ाकर रखें, डर को नहीं। डर सिर्फ मन का वहम होता है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है ना। और वैसे ही हम जितना जीवन में संघर्ष करते हैं, जीत हमारी उतनी ही शानदार होती है। बिना संघर्ष के सफलता का स्वाद नहीं मिलता है, और जीवन है तो ये होगा ही। वैसे भी इंसान की पहचान उसके व्यवहार और कर्म से होती है। जी हाँ। तो डरना नहीं है बस, है ना। बिल्कुल। ऐसे हमारे साथी ने लिखा है कुछ पंक्तियां। डर वो है जो तुझे हारना सिखाता है, डर वो है जो तुझे तेरी औकात दिखाता है, डर तेरी कमजोरी पढ़ना जानता है, अकेलापन पाकर तुझे बढ़ना जानता है, और उसका खुद कोई वजूद नहीं होता, सफल लोगों के दिलों में वो मौजूद नहीं होता। अब बारी तेरी है, तुझे उसे निकाल बाहर फेंकना है, आज से तुझे इस दुनिया को निडर होके देखना है। डराना तो दूर, अब तुझे वो हिला भी नहीं सकते, अपनी पूरी औकात लगा फिर भी तुझे गिरा नहीं सकते। वीर है तू इसलिए तुझे आखिरी तक टिकना होगा, जिसके लिए तुझे अपने डर से जीतना होगा। किससे डरता है, अकेलेपन से या हारने से? भाई पत्थर भी भगवान हो जाते हैं चोट मारने से। पता नहीं क्यों फिर भी तू हार से डरता है, एक बात समझ, जो डरता है वही मरता है। अगर ऐसे ही डरोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ज़िंदगी के हर एग्ज़ाम में 0 नंबर लाओगे। अब तुमको उस डर से डरना नहीं है, डराना है, अपने अंदर के डर को हर बार डराना है। तुम कब समझेगा इस दुनिया की यही नीति है, हिम्मत रख क्योंकि डर के आगे जीत है। क्या बात है भाई। देखो, मंजिलों की बात कर रहे हैं, डर की बात कर रहे हैं। हमारी एक शरारती सहेली का कहना है, हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिन्हें ग्राउंड फ्लोर नहीं मिलता है। लेकिन भाई हम तो यही कहेंगे कि आपको ग्राउंड फ्लोर भी मिले, मंजिल भी मिले, और रास्ता भी बहुत खूबसूरत मिले। सखी सहेली कार्यक्रम सुनते रहिए जी। और हम लोग लेते हैं कार्यक्रम से विदा। तो मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार।